हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एसपीसीएस चैनल। दोस्तों आज जो है एडुटेरिया के जो वार्षिक अंक आया है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करेंट अफेयर्स, उसका दोस्तों अध्याय नंबर 5 आज पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों 4 अध्याय तक जो है इस चैनल पर करवा दिया गया है और प्रैक्टिस सेट जो है जिसमें 1 से 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसमें लगभग 750 MCQ था, उसको भी इस चैनल पर करवा दिया गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे कम समय में दोस्तों रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों बजट स्टार्ट कर रहे हैं 2024-25 से। क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है सारा इसमें बताएंगे दोस्तों, वीडियो को डिटेल से आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बजट में केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। कब दोस्तों? 23 जुलाई को। इसका मतलब इससे एक दिन पहले 22 जुलाई को दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पेश किया होगा, क्योंकि एक दिन जस्ट बजट से एक दिन पहले दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है संसद भवन। तो यहाँ बजट पढ़ रहे हैं, तो बजट जो है 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया गया। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। और यह मोदी 3.0 की दोस्तों पहली बजट थी। इसमें बजट में दोस्तों 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया, इसको याद रखिएगा। बजट में दोस्तों 4 जाति पर विशेष ध्यान दिया है। ये 4 कास्ट कौन है दोस्तों? जाति। पहला है गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा है महिला और चौथा है दोस्तों अन्नदाता। ये 4 जातियों पर विशेष बल दिया है इस बजट में। देखिए दोस्तों बजट का थीम क्या है कि रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग। बजट की थीम याद रखिएगा दोस्तों, रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग है। उसके बाद देखिए दोस्तों बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ये नियमित है दोस्तों बजट, क्योंकि चुनाव वर्ष था दोस्तों 2024, तो इंटरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था। अब ये दोस्तों फुल बजट है, जिसको रेगुलर बजट कह सकते हैं, इलेक्शन के बाद आया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा ये नियमित, इसलिए नियमित लिखा है। के लिए GDP जो है दोस्तों कितना किया है देख लीजिए आप लोग, कितना है 3, 26, 36 और 912 करोड़। मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि बजट वित्त वर्ष 24-25 में जो नियमित किया गया है के लिए GDP कितना है दोस्तों? 3,26,36,912 आकलित की गई है GDP 24-25 के लिए, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% दोस्तों अधिक है GDP। उसके बाद क्या है दोस्तों नेक्स्ट? कुल 48.21 लाख करोड़ यानी 48,20,512 करोड़ का ये बजट है दोस्तों बजट, जबकि GDP का आकलन कितना किया गया है? 3,26,36,912। याद रखिएगा ये GDP का साइज आकलन किया गया है दोस्तों 24-25 के लिए, जो 23-24 से 10.5% अधिक है। और बजट कितना है दोस्तों? 48,48.21 लाख करोड़ ये बजट है। ये कुल प्राप्ति होने का अनुमान कितना दोस्तों? अनुमान है कि हम रिसिप्ट कुल प्राप्ति कर लेंगे, तो ये दोस्तों 48,20,512 करोड़ ये बजट के साइज के बराबर होता है दोस्तों कुल प्राप्ति होने का अनुमान, जिसमें से राजस्व प्राप्ति दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये 31,29,200 करोड़ है, और पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट जो है दोस्तों ये 16,91,312 करोड़ है पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कुल खर्च का अनुमान कितना है? खर्च का अनुमान वही है, जितना बजट होता है दोस्तों उतना ही खर्च किया जाता है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ देता है कभी कभी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद रखिएगा 37,09,400 करोड़, 37,09,000 करोड़ एवरेज मान सकते हैं। और पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों 11,11,111 करोड़ है। आइए दोस्तों इस टेबल को अच्छे से देखते हैं, ये टेबल्स में सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है दोस्तों, तो आइए इस टेबल को अच्छा से स्टडी करते हैं। विभिन्न घाटा दिया है, इसमें 2023-24 का संशोधित अनुमान है दोस्तों। उसके बाद 2024-25 का बजट अनुमान है, तो इसको कहा जाता है संशोधित अनुमान को दोस्तों रिवाइज एस्टीमेट, और ये बजट एस्टीमेट है बजट अनुमान 24-25 में। तो ये 23-24 का जो संशोधित अनुमान है कि कितना प्राप्त हुआ है, तो देखिए दोस्तों फिस्कल डेफिसिट जो है राजकोषीय घाटा ये GDP का 5.6% प्राप्त है, GDP का 5.6% ये संशोधित अनुमान। और कुल दोस्तों फिस्कल डेफिसिट कितना है?
16,53,770 करोड़। जबकि बजट का अनुमान कितना है 2024-25 का दोस्तों अनुमान कितना है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा 4.9%। 2024-25 में जीडीपी का दोस्तों 4.9% होगा राजकोषीय घाटा, और कुल कितना होगा रुपया में दोस्तों, ये 16,13,312 करोड़। उसके बाद आ जाइए दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। सबसे बड़ा होता है दोस्तों राजकोषीय घाटा, उससे छोटा होता है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। ये दोस्तों 2023-24 का संशोधित अनुमान है जीडीपी का 2.6%। ये रेवेन्यू डेफिसिट है दोस्तों, और रुपया में दोस्तों 7,65,000 करोड़ रुपया है लगभग। और ये दोस्तों बजट 2024-25 में कितना अनुमान किया गया है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8%, जो कुल रुपये में है दोस्तों 5,80,000 करोड़ लगभग। उसके बाद राजस्व घाटा से कम होता है दोस्तों इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। ये दोस्तों रिवाइज एस्टीमेट में 1.6% है जीडीपी का, जो कुल 4,61,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों। उसके बाद ये बजट अनुमान कितना है दोस्तों, जीडीपी का 0.6%। ये बजट अनुमान है, प्रभावी राजस्व घाटा जो है तो जीडीपी का 0.6% होगा। ये 2024-25 का बजट अनुमान है, जो रुपये में है दोस्तों 1,89,000 करोड़ रुपया लगभग। और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, ये दोस्तों सबसे कम होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये जीडीपी का दोस्तों 2% है प्राइमरी डेफिसिट, और ये 5,89,000 करोड़ लगभग इसका रुपये में है दोस्तों। और ये दोस्तों 2024-25 में बजट अनुमान कितना है, जीडीपी का 1.4% जो है प्राइमरी डेफिसिट रहने का अनुमान लगाया है, जीडीपी का 1.4%। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। क्या है कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 25-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। कितना दोस्तों, 4.5%। नेक्स्ट फैक्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ लगाया है, यानी 16,13,000 करोड़ रुपया लगभग जो है दोस्तों ये राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया 2024-25 में। अर्थात इस बार सरकार को 16,13,000 करोड़ रुपया दोस्तों उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है दोस्तों बजट को पूरा करने के लिए दोस्तों जितना कर्ज हम लेते हैं बाहर या उधार लेते हैं उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगर 24-25 में ये अनुमान लगाया गया कि राजकोषीय घाटा 16,13,000 करोड़ होगा लगभग, तो इसका मतलब है कि सरकार इतना लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेगा। उसके बाद दोस्तों ये भी टेबल याद रखिएगा, बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद में, यानी रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये 4 शीर्ष मद कौन सा है दोस्तों। पहला है रुपया कहाँ से आता है, तो ये दोस्तों उधार और अन्य देयता जो है उससे सरकार को 27% रुपया आता है। इनकम टैक्स से दोस्तों सरकार को 19% रुपया आता है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से दोस्तों 18% इनकम आता है। तो 18% जीएसटी से, इनकम टैक्स से 19%, और उधार और अन्य देयता से दोस्तों 27%, और कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर से दोस्तों 17%। तो ये भी पूछ देता है सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद निगम कर, और सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देयता से सरकार को रुपया आता है। अब रुपया जाता कहाँ है दोस्तों, तो ये करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है दोस्तों 21% चला जाता है, यानी टैक्स जो है और शुल्क में जो राज्य का हिस्सा होता है फाइनेंस कमीशन के अनुसार दोस्तों वो 21% चला जाता है राज्य के हिस्सा में। और ब्याज अदायगी में दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट में 19% हिस्सा चला जाता है। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है दोस्तों सेंट्रल स्पॉन्सर योजना जो है सेंट्रली, इसमें रक्षा आता है दोस्तों। उसके बाद आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है, यानी रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय खर्चा जो है वो शामिल नहीं है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोस्तों, उसमें 16% पैसा वहाँ चला जाता है। तो 21% राज्य को हिस्सा में चला जाता है केंद्र सरकार के द्वारा करों और शुल्कों में से राज्य का हिस्सा। उसके बाद ब्याज अदायगी में 19%। तो टोटल दोस्तों 40% जो है सरकार का रुपया चला जाता है टैक्स और ब्याज में, इंटरेस्ट में, और 16% केंद्रीय क्षेत्र की योजना को चलाने में, और 9% जो है दोस्तों ये वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन और अन्य अतरण में 9% चला जाता है। वित्त आयोग और अन्य अतरण क्या है दोस्तों देखना पड़ेगा। वित्त आयोग और अन्य अतरण में 9% चला जाता है। तो ये मेन क्षेत्र है दोस्तों, तो याद रखिएगा। मैक्सिमम चाहता है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%, ब्याज अदायगी में 19%,
केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16% और वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% दोस्तों रुपया सरकार का चला जाता है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, ये बजट स्पीच जो है दोस्तों उसका सेक्शन ए है। दोस्तों बजट स्पीच जो है उसका सेक्शन ए है। क्या है? इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। दोस्तों इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई। ये विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों पहला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरा है रोजगार और कौशल विकास, तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, चौथा है विनिर्माण और सेवाएं, पाँचवा है शहरी विकास, छठा है ऊर्जा संरक्षण, सातवां है अवसंरचना, आठवां है नवाचार अनुसंधान और विकास, और नौवां है दोस्तों नई पीढ़ी के सुधार। ये 9 बजट प्राथमिकताएं हैं विकसित भारत की दिशा में, याद रख लीजिएगा। उसके बाद हर पार्ट का दोस्तों एक्सप्लेनेशन है, देखिएगा एक्सप्लेनेशन को। कि प्राथमिकता फर्स्ट है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन अनुकूलनीयता, ये कृषि क्षेत्र में है। तो पहला है दोस्तों कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। ये दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिए। सॉरी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। नेक्स्ट है फैक्ट है दोस्तों प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को, कितना है दोस्तों, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा और इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। 10,000 सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक कार्य नीति बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए 4 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 4 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा और 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरे को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा और 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों सरकारी सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। दूसरा प्राथमिकता है दोस्तों रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार समृद्ध प्रोत्साहन रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजना को लागू करेगी। रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए कौन सी 3 योजना है दोस्तों, आइए देखिए। ये 3 योजनाएं हैं दोस्तों, देखिएगा। योजना की पहली बार रोजगार पाने वाले, योजना कौन में है दोस्तों, पहली बार रोजगार पाने वाले। जैसे पहला है कि EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिसका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है और प्रति वर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि 2 वर्ष की होगी दोस्तों। योजना क पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए। दूसरा है दोस्तों योजना ख, यह विनिर्माण में रोजगार सृजन, यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के EPFO में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। योजना ग है दोस्तों सी, नियोक्ताओं को मदद। नियोक्ताओं को क्या मदद देगी सरकार, तो सरकार नियोक्ता को उसके EPFO योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी सरकार। कर्मचारी पहली बार EPFO में शामिल हुए हो और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो तब। नेक्स्ट है दोस्तों कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना होगा। ये हो गया कार्यबल में महिला की भागीदारी के उपाय। कौशल विकास कैसे होगा दोस्तों, तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का उन्नयन किया जाएगा।
ITI का फुल फॉर्म है दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद दोस्तों 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना जो 7.5 लाख रुपये तक की लोन सुविधा उपलब्ध कराती है, उसमें संशोधन किया जाएगा। उसके बाद घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता, और यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। अब दोस्तों आइए प्राथमिकता नंबर 3 क्या कहते हैं? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पहला है दोस्तों मिशन पूर्वोदय। याद रखिएगा मिशन पूर्वोदय प्राथमिकता तीसरा में है के साथ बिहार में अवसंरचना विकास किया जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारों के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के साथ दोस्तों गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। उसके बाद 26,000 करोड़ रुपये की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपया की लागत से दोस्तों बिहार में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है दोस्तों बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, बक्सर से भागलपुर, पटना से पूर्णिया। और तीसरा है दोस्तों बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास किया जाएगा। और चौथा है बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाएगा। ये 26,000 करोड़ रुपये की लागत से दोस्तों इतना 4 इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बिहार में। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट फैक्ट आ जाइएगा दोस्तों 21,400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएगी, जिसमें पीरपैंती जो है भागलपुर में वहाँ 24 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट प्राथमिकता 3 में जो है नेक्स्ट है कि विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र क्या नाम है? कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा में औद्योगिक गलियारा में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसी आवश्यक अवसंरचना के लिए फंड निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई और महिला और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजना के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट फैक्ट प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये दोस्तों जनजातीय बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजाति लोग लाभार्थी होंगे। 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजाति। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ खोली जाएगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता 4 में क्या कहा गया है दोस्तों? विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजना लागू की जाएगी। गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए MSME को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपये तक का गारंटी दिया जाएगा। प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी दिया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है MSME को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। उसके बाद है दोस्तों मुद्रा लोन। मुद्रा लोन के बारे में देखिएगा फैक्ट। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। उसके बाद खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों MSME क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। MSME क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाई स्थापित करने की। नेक्स्ट है NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। MSME और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण खनिज संसाधन, घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 क्या है दोस्तों 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। LLP के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPACE की सेवाएं प्रदान की जाएगी। क्या दोस्तों LLP के स्वैच्छिक क्लोजर के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट की सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता 5 दोस्तों शहरी विकास क्या कर रहा है 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 6 है दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को कितना दोस्तों 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों। रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुरुआत किया गया है। विद्युत भंडारण के पंप स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने की एक नीति है दोस्तों। विद्युत भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने की एक नीति है। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL भेल के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। नेक्स्ट है हार्ड टू एबेट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे। प्राथमिकता 7 है दोस्तों अवसंरचना। क्या है अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय 11,111 करोड़ रुपया GDP का दोस्तों 3.4% का प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने के लिए दोस्तों पूंजीगत व्यय में इतना करोड़ रुपया जो GDP का 3.4% है इतना खर्च करने का प्रावधान है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान है। क्या है दोस्तों राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान किया है। नेक्स्ट है 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसे परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगा। असम को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, सिक्किम को दोस्तों सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है पर्यटन के क्षेत्र में तो ये विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर गलियारा और महाबोधि मंदिर गलियारा का
व्यापक रूप से विकास किया जाएगा। बिहार में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा क्या है कि राजगीर में 20वें तीर्थंकर मुनि सुरवत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएँ और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरा है उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प और वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास के लिए सहायता की जाएगी। नेक्स्ट प्राथमिकता है दोस्तों, प्राथमिकता नंबर 8 है कि नवाचार अनुसंधान और विकास। नवाचार अनुसंधान और विकास, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय कुल व्यवस्था स्थापित की जाएगी और अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता 9 में दोस्तों क्या शामिल है देखिएगा। प्राथमिकता 9 में यह है कि प्राथमिकता 9 में नई और अगली पीढ़ी के सुधार, नई और अगली पीढ़ी के सुधार। ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। पहला, सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN होगा दोस्तों, अथवा भू आधार निर्धारित करना। दूसरा है स्वर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण करना। तीसरा है वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का सर्वेक्षण करना। भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। ये सब दोस्तों कार्य शामिल होगा ग्रामीण भू संबंधी कार्यों में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों शहरी भूमि संबंधी कार्य में क्या क्या शामिल होगा। तो शहरी क्षेत्र में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों NPS वात्सल्य। NPS वात्सल्य क्या है? माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान के लिए NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। NPS वात्सल्य योजना ये दोस्तों अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान योजना है। उसके बाद क्या है दोस्तों अगला फैक्ट है कि व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। व्यवसाय करने की आसानी यानी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब जो है ये बजट भाषण खंड भी है दोस्तों, यानी बजट स्पीच का खंड भी है। ये देखिए क्या कर रहा है इसके बारे में। स्पीच नंबर 2 में पार्ट 2 में कहा गया है खंड 2 में दोस्तों अप्रत्यक्ष कर के बारे में। क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। पहला औषधियाँ और चिकित्सा उपकरण। कैंसर की 3 दवा है, उसका नाम है ट्रेस्टुजुमा, डिरुक्सटिकेन और ओसिमरटिनिब और डुरवालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट किया जाएगा दोस्तों। कैंसर की जो 3 दवा है ट्रेस्टुजुमाब, डिरुक्सटिकेन ये पहला दवा है, दूसरा है ओसिमरटिनिब और तो तीसरा है डुरवालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट किया जाएगा। और मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जे, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण खनिज के बारे में 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों को BCD को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों BCD का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो इसमें 25 महत्वपूर्ण खनिज को सीमा शुल्क छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिज को BCD को कम करने का प्रस्ताव किया गया। 25 को तो पूरा छूट दिया जाएगा और 2 को दोस्तों BCD थोड़ा कम किया जाएगा। नेक्स्ट है कीमती धातु। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया, जबकि प्लेटिनम पर दोस्तों 6.4% किया गया। अन्य धातु में लोहा, निकेल, ग्लिस्टर, तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया दोस्तों। और लॉ, स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क भी हटाया गया, यानी दोनों पर हटाया गया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों क्या कर रहा है कि तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क लगेगा। तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स
जैसे रजिस्टर के विनिर्माण के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स जैसे अमोनिया नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक PVC फ्लैक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। उसके बाद होता है दोस्तों दूरसंचार उपकरण। विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर BCD को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव किया गया। व्यापार सुविधा दोस्तों, घरेलू विमानन और नौ तथा जलयान के MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत करने के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया है। समुद्री उत्पाद कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉली किट वार्मर्स, श्रिम्प्स और फिश फीड पर BCD को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। और दोस्तों प्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कर खत्म हो गया। प्रत्यक्ष कर में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। TDS का सरलीकरण किया गया। TDS का सरलीकरण विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दर को घटाकर 2% TDS कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड या UTI द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% TDS दर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव किया गया। उसके बाद TDS के भुगतान क्या दोस्तों, TDS के भुगतान में विलंब को TDS के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट है पुनः निर्धारण का सरलीकरण। किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। नेक्स्ट है दोस्तों कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों के पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मुक्केबाजी और अपील। मुक्केबाजी और अपील। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया। टैक्स अधिकरणों और उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है रोजगार और निवेश। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, एंजल टैक्स को समाप्त किया गया। नेक्स्ट है विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कर आधार का विस्तार यानी टैक्स बेस का विस्तार किया गया। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT को बढ़ाकर 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव किया गया। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा। 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। 2% के इक्वलाइजेशन लेवी है जो उसको वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा लाभ। NPS में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया है। 20 लाख रुपये तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर दंडिक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है नई सरकार व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव किया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। ये टेबल दोस्तों देखिएगा, टेबल को याद रखिएगा। क्या है टेबल में कि नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर
की संरचना। 0 से 3 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। 3 से 7 लाख रुपये पर 5%, 7 से 10 पर 10%, 10 से 12 पर दोस्तों 15%, 12 से 15 पर 20%, 15 से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक का टैक्स लाभ होगा। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिएगा। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजना पर खर्च किए गए। टॉप खर्चा कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर दोस्तों ये 2,05,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। जल जीवन मिशन पर दोस्तों 70,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर खर्च किया जा रहा है। उसके बाद मनरेगा पर, उसके बाद जल जीवन मिशन पर, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर। नेक्स्ट है दोस्तों बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय खर्चा कितना किया गया? प्रमुख मदों पर ये रक्षा क्षेत्र पर दोस्तों 4,54,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है रक्षा क्षेत्र पर। उसके बाद ग्रामीण विकास क्षेत्र पर, उसके बाद कृषि और संबंध कार्यकलाप क्षेत्र पर, उसके बाद स्वास्थ्य पर, उसके बाद शिक्षा पर। तो इसको याद रखिएगा ऑर्डर में दोस्तों। प्रमुख मदों में सबसे ज़्यादा रक्षा पर, उसके बाद ग्रामीण विकास पर, उसके बाद कृषि पर, उसके बाद स्वास्थ्य पर, उसके बाद शिक्षा पर खर्च किया जाता है। दोस्तों बजट कंप्लीट हुआ।